तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने मियोसिस पढ़ लिया था, अब हम मियोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस, महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का क्या महत्व है? लिखिए आप लोग, साथ साथ लिखिए, हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। हेडिंग डाल दी सबने, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। लिखिए, इट introduces variations. It introduces variations. इससे variations आते हैं. It introduces variations by performing it introduces variations by performing, क्या परफॉर्म करके बच्चों? by performing recombination. प्रोसेस का नाम क्या है? recombination. recombination किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर किसकी? होमोलोगस क्रोमोसोम की। so it introduces variations by performing recombination. हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, variations are required for evolution. variations are required for evolution. वेरिएशन क्यों चाहिए? इवोल्यूशन के लिए चाहिए। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवॉल्व भी नहीं होगा कोई। हम अपने पेरेंट जैसे हैं या उनसे डिफरेंट है? थोड़े डिफरेंट है। वो डिफरेंस किसकी वजह से है? वेरिएशंस की वजह से। आलू बचपन से खा रहे हो आप, अलग अलग रूप में, है ना, लेकिन आलू का टेस्ट बदला क्या? आलू की शेप भी नहीं बदली, क्योंकि आलू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है। असेक्सुअल में कोई चेंज नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं होती। चेंजेस कब आते हैं? जब सेक्सुअल होता है। और सेक्सुअल में कौन सा सेल डिवीजन होगा? फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट बनते हैं, तो गैमीट कैसे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। और गैमीट बनाते वक्त मियोसिस हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या आएंगे? ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, और ये हैप्लॉइड सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैमीट्स। चौथा इंपॉर्टेंस लिखिए, इट keeps the species chromosome count same. It keeps the species chromosome count same, generation after generation. It keeps the species chromosome count same, generation after generation. पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम काउंट क्या रहते हैं? सेम रहता है। किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। जैसे इधर देखिए, मान लीजिए आपके पापा हैं, पापा के पास कितने क्रोमोसोम है हर सेल में? 46। ये आपकी मम्मी है, मम्मी के पास भी कितने बेटा? अच्छा, ये आपके पास भी हर सेल में कितने? 46। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पापा ने एक ऐसी सेल बनाई जिसमें 23 क्रोमोसोम थे, और मम्मी के शरीर में भी वो सेल बनी जिसमें कितने क्रोमोसोम थे? और जब ये 23 वाली सेल आपस में मिली, आप समझ रहे हो ना ये दोनों कौन सी सेल है? ये दोनों गैमीट्स हैं। क्या है ये दोनों? इससे आप बने। आपके पास कितने? 46। तो ये हो गए पापा की जनरेशन, मतलब ये होगी जनरेशन 1, ये होगी आपकी जनरेशन 2। यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि क्रोमोसोम काउंट जितना था उतना ही है। अब मान लो कल को आप बड़े होते हो, ठीक है, तो आपको एक लाइफ पार्टनर मिला, उसके वो भी नॉर्मली मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल से शादी करोगे ना, तो नॉर्मल 46 क्रोमोसोम। अब आपके शरीर में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। उससे कैसी सेल बन रही है? 23 क्रोमोसोम वाली।
आपके पार्टनर के शरीर में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है ना, होगा, मतलब हमें क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा होगा, मियोसिस हो रहा है। उसमें भी सेल कौन सी वाली बनी होगी, 23 वाली बनी होगी, और 23 वाली मिलेंगी तो 46 बन जाएगा। ये आपका बेबी हो गया। देखो तो आपके बेबी के पास भी कितने सेल्स है बेटा, मतलब कितने क्रोमोसोम, 46 ही। ये कौन सी जनरेशन होगी, जनरेशन 3। तो आप देखो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम काउंट सेम। बेटा क्रोमोसोम काउंट सेम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर एक भी कम ज़्यादा हो गया, आपको पता है ना क्या होता है। अच्छा एक नॉर्मल बॉय कैसा होता है, एक नॉर्मल बॉय के पास 46 क्रोमोसोम होंगे, लड़के के पास, और इन 46 में आपको पता है 44 वो होते हैं जो आपके नॉर्मल बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करते हैं, हाइट, स्किन, ब्लड ग्रुप, ये सब कंट्रोल करने वाले 44। लास्ट के दो होते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो हमारा जेंडर डिसाइड करते हैं कि हम मेल होंगे या फीमेल। ऐसी लड़कियों के पास एक फीमेल नॉर्मल कब होगी, जब उसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, और 44 होते हैं इसमें ऑटोसोम, लास्ट के दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। याद रखना वो क्रोमोसोम जो आपकी बॉडी के नॉर्मल फीचर्स को कंट्रोल करें उन्हें ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, और वो क्रोमोसोम जो आपका सेक्स डिसाइड करते हैं इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जेंडर डिसाइड करते हैं। इनका एक और नाम होता है, इनको एलोसोम भी बोलते हैं, एलोसोम। तो एक लड़की के पास टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हर सेल में, और एक लड़के के पास 46 हर सेल में, और इस तरह का होता है। लेकिन एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो देखो, आपने वो सुने ट्रांसजेंडर, जिन्हें हम लोग किन्नर बोलते हैं, द थर्ड सेक्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें दर्जा दे दिया द थर्ड सेक्स का। और अब आप नीट का फॉर्म भरोगे नेक्स्ट ईयर, तो आप देखना उसमें ऑप्शन आएगा मेल, फीमेल और अदर्स का, तो अदर्स में ये लोग भरते हैं। इन्हें ट्रांसजेंडर, किन्नर, हिजड़े या फिर शीमेल बोलते हैं। ये अब इसमें क्या होता है, 44 क्रोमोसोम तो नॉर्मल होते हैं, प्लस 2 एक्स होते हैं और एक वाई होता है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे बेटा, 47। होने कितने चाहिए थे, होने 46 चाहिए थे, लेकिन हो कितने गए, 47। और अभी जैसे शिवम ने बोला मीठा, मुझे नहीं पता इसने चखा है या नहीं चखा है, चखा होगा तभी बोल रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है बेटा। वो जाता है होमोसेक्सुअलिटी की तरफ, यानी वो लोग जो एक ही लिंग के लोगों को पसंद करते हैं, यानी आदमी हो आदमी से प्यार करता हो टाइप के, है ना, या लड़की है तो लड़की के साथ ही रहती है, तो वो चीज़ जो इसमें है वो होमोसेक्सुअलिटी, वो अलग हो गया। लेकिन ये अलग है, ये ट्रांसजेंडर है, ये ना तो स्त्री है ना पुरुष है, इनको बाइसेक्सुअल बोलने की गलती मत करना, ना ये मेल है ना ये फीमेल है, ये तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। और ये प्रजनन भी नहीं कर सकते, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर स्टेराइल। कैसे होते हैं ये, स्टेराइल, इनके बच्चे नहीं होते। अच्छा मेट्रो, एक मेट्रो स्टेशन है, मैंने शायद बताया होगा आपको उसके बारे में, प्राइड मेट्रो स्टेशन, सुना? उस मेट्रो स्टेशन पे देखना ध्यान से, सारा जो स्टाफ है ना यही है, और ये गवर्नमेंट की एक पहल है इन लोगों को जॉब्स वगैरह देने की। पूरा सारा स्टाफ ट्रांसजेंडर है यहाँ का, देखो ये रहा प्राइड। हाँ हाँ, मतलब इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बात एलजीबीटी की नहीं है। देखो ये लिखा है यहाँ पे, नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन डेजिग्नेटेड प्राइड मेट्रो स्टेशन टू ऑनर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। किसके ऑनर में, ट्रांसजेंडर। क्योंकि होता क्या, हमारा समाज ना इनको अपनाता नहीं है, समाज इनको दूर रखता है, स्कूल्स में इनको जगह नहीं मिलती बच्चों को, कुछ इनके बिहेवियर की वजह से, और कुछ लोग भेदभाव करते हैं जिसकी वजह से ये लोग पढ़ लिख नहीं पाते। फिर आपको पता है ये नाच गा के या वैसे पैसे मतलब दुआ देते हैं, पैसे लेते हैं, तो वही तरीका बचता है इनके पास कमाई का, क्योंकि कम्युनिटी ने तो इसको एक्सेप्ट किया नहीं। लेकिन ये गवर्नमेंट की एक पहल है इन लोगों को सोशलाइज करने की, इनको इंक्लूड करने की समाज में। अब तो स्कूल्स में भी पढ़ तो पहले भी सकते थे, मना कोई नहीं करता, लेकिन क्या है कि अब थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गए इस तरीके से। तो ये ऐसे क्यों हो गए, इनके पास बस एक क्रोमोसोम ही तो एक्स्ट्रा है। कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाने से मेल का शरीर मेल का नहीं रह जाता। तो आप समझिए क्रोमोसोम काउंट नॉर्मल होना कितनी बड़ी बात है। हम इसको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इट्स नॉर्मल, सभी के पास होता है, ऐसा नहीं। 1000 में से एक इंसान ऐसा भी पैदा होता है जो ट्रांसजेंडर होता है, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पेरेंट्स के जो गैमीट हैं वो गलत बने होते हैं, खराब बने होते हैं। तो कैसे बनते हैं खराब गैमीट? खराब गैमीट बनते हैं देर से रिप्रोड्यूस करने में। जो लोग अपने करियर को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए देर से शादियाँ करते हैं, देर से रिप्रोड्यूस करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा देरी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे गैमेट्स की क्वालिटी उतनी ख़राब हो जाती है।
क्योंकि ये शरीर है, इसकी एक एज है, बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, हमेशा थोड़ी ना यंग रहने वाले हैं। तो आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया मियोसिस का? क्या क्या पॉइंट्स बताए मैंने कि मियोसिस से वेरिएशंस आते हैं, मियोसिस किसी भी स्पीशीज के क्रोमोसोम काउंट को सेम रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है, और मियोसिस से प्रोड्यूस होती है हैप्लॉइड सेल्स। कैसी सेल्स? और इन हैप्लॉइड सेल्स को हम एनिमल्स के लिए क्या बोलते हैं? गैमेट्स। आया समझ में सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में टॉपिक है सोशल इंसेक्ट्स का। सोशल इंसेक्ट्स में कौन आते हैं? वो इंसेक्ट जो बड़े बड़े समाज में, बड़े बड़े फैमिली में रहते हैं। तो कौन है वो इंसेक्ट? उसका एग्जांपल है हनी बी। हनी बी आपको पता अकेली नहीं रहती, उसका पूरा एक छत्ता होता है, उसकी पूरी कॉलोनी होती है। तो हनी बी की क्या होती है? बी कॉलोनी होती है। हनी बी की एक बी कॉलोनी होती है, ध्यान से सुनना इस बात को। हनी बी की क्या होती है? और इस बी कॉलोनी का साइज लगभग 2000 के आसपास होता है। 2000 मक्खियां, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, बहुत बड़ी भी हो सकती है, बट एवरेज मक्खियों का झुंड जो होता है उसको स्वॉर्म्स बोलते हैं। स्वॉर्म्स, बी कॉलोनी को बोलते हैं स्वॉर्म्स। तो बी कॉलोनी में 3 तरह की मक्खियां होती है। जो अकेली सिंगल होगी, सोलो, एक ही होगी, वो होती है क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। क्वीन जो होती है वो एक फीमेल होती है। कैसी फीमेल? फर्टाइल फीमेल। कैसी फीमेल होती है? फर्टाइल फीमेल। सिर्फ एक होती है छत्ते में, इसका काम एक ही होता है, छत्ते की आबादी मेंटेन रखना, यानी रिप्रोड्यूस करना इसका काम है। ये खाना खा के बच्चे पैदा करती है, बस यही इसका प्रोसेस है। दूसरा है वर्कर बी। वर्कर बी भी सारी की सारी फीमेल होती है, लेकिन ये स्टेराइल फीमेल होती है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और तीसरी होते हैं ड्रोन्स। ये ड्रोन्स क्या होते हैं बेटा? ड्रोन्स मेल होते हैं, हाँ, फर्टाइल मेल। कैसे मेल होते हैं ये? फर्टाइल। फर्टाइल यानी ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है छत्ते की सुरक्षा करना। जो मधुमक्खी का छत्ता है उसे बाहर से किसी भी आक्रमण करने वाले से बचाना, इन्वेडर से बचाना। तो छत्ते की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो देखो कौन कौन है यहाँ पे। एक फीमेल है क्वीन बी, कुछ बहुत सारी फीमेल है वर्कर बी, और कुछ है मेल ड्रोन्स। जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, इनकी हर सेल में क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे, डिप्लॉयड होगी। लेकिन जो मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो 3 तरह की मक्खियां होती है छत्ते में। और आबादी की बात करें पॉपुलेशन की, तो देखिए क्वीन बी बस एक होगी, वर्कर बी की आबादी होती है लगभग 1800 के आसपास, इतनी सारी वर्कर बीज होती है। और ड्रोन होते हैं बेटा लगभग 200। तो लगभग 2000 के आसपास की आबादी होती है छत्ते की। छत्ते की सुरक्षा कौन करते हैं? ड्रोन। आबादी कौन बढ़ाती है? क्वीन। और छत्ते के लिए शहद, मीठा रस, नेक्टर कौन इकट्ठा करते हैं? वर्कर। तो ये पूरी की पूरी बी कॉलोनी होती है। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि एक फीमेल स्टेराइल बनेगी या फर्टाइल बनेगी? ये डिसाइड होता है बेटा उसकी लार्वल स्टेज में। कौन सी स्टेज में? यानी कि जब बी अडल्ट बनी नहीं होती, वो बस एक लार्वा होती है, लार्वा वाली स्टेज में होती है। ऐसे लार्वा, फीमेल लार्वा। तो फीमेल लार्वा को खाने को रॉयल जेली दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा? ये रॉयल जेली। ये क्या होता है रॉयल जेली? रॉयल जेली के नाम पे मत जाना, रॉयल जेली बस शहद और पोलन ग्रेन का मिक्सचर है। हनी प्लस पोलन, हनी और पोलन ग्रेन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रॉयल जेली। अब ये रॉयल जेली जिस लार्वा ने खा लिया वो फर्टाइल बनता है फीमेल की, और जिसने नहीं खाया वो क्या रह जाता है? स्टेराइल। अब जैसे इस ऑफर तो सबको किया जाता है, सारे बच्चों को ऑफर करते हैं ले बेटा खा ले, तो इसको जैसी रॉयल जेली दी इसने मना कर दिया, नहीं मुझे तो नान खटाई ही खानी है, ठीक है, मुझे नहीं खानी रॉयल जेली, सो नॉट फीडेड। मेरठ की मशहूर नान खटाई खानी है इसको, रॉयल जेली नहीं खानी, नॉट फीडेड ऑन रॉयल जेली। तो जो रॉयल जेली पे फीड नहीं होगा उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाता, तो बड़ी होके क्या बनती है? स्टेराइल फीमेल, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। वहीं जिस फीमेल लार्वा ने खाया होता है रॉयल जेली, फीडेड ऑन रॉयल जेली, नखरे नहीं दिखाए, चुपचाप खा लिया, वो क्या बनेगी? फर्टाइल। फर्टाइल मतलब बच्चे पैदा कर सकती है।
क्या बनेगी? फर्टाइल फीमेल। और फर्टाइल फीमेल ने अगर मेल के साथ मीटिंग कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, तो फिर ये क्वीन बन जाएगी कुछ टाइम बाद। क्या बन जाएगी? लेकिन याद रखना, एक छत्ते में एक से ज़्यादा क्वीन नहीं होती। तो जब ये जो फर्टाइल फीमेल होती है, फर्टाइल फीमेल मधुमक्खी के छत्ते में, ये कैसी है? डिप्लॉइड। और जो ड्रोन है मेल्स छत्ते की सुरक्षा में तैनात, वो कैसे? हैप्लॉइड। तो ये फीमेल जब यंग हो जाती है, रेडी हो जाती है, रिप्रोडक्शन की एज आ जाती है इसकी, तो ये मेल के साथ हवा में उड़ जाती है। इस हवा में भरी गई इस उड़ान को बोलते हैं नुप्टियल फ्लाइट। कौन सी फ्लाइट? आपने सुना होगा जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो पानी में रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़मीन पे करते हैं, लेकिन ये बहुत अजीब सा केस है, ये हवा में करते हैं, उड़ते उड़ते हवा में कॉपुलेशन करते हैं। तो इसको बोलते हैं नुप्टियल फ्लाइट। कौन सी फ्लाइट? समझ लो ना, पानी नहीं, ज़मीन नहीं, सीधा हवा में। तो नुप्टियल फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट है ये? बिल्कुल। अब ये नुप्टियल फ्लाइट के बाद जब ये फीमेल वापस छत्ते में आती है, कौन सी फीमेल? फर्टाइल फीमेल, तो इसकी माँ इसको आने से मना कर देती है। जो रानी है ना छत्ते की, वो मना करती है, कहती नहीं, कदम मत रखना। पता क्या बोलती है उसको? उसको बोलती है बी हाइव योरसेल्फ, मतलब अपना छत्ता खुद बनाओ। बी हाइव योरसेल्फ, अपना छत्ता खुद बनाओ। तो फिर ये फीमेल, जो फीमेल अभी नुप्टियल फ्लाइट पे गई थी, वो कॉल करती है अपने मेल पार्टनर को, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, मुझे घर में जगह नहीं मिल रही है, हमें अपना घर खुद बसाना पड़ेगा। तो फिर ये कहीं पर छोटा ही सही, लेकिन अपना खुद का घर बनाते हैं, खुद का छत्ता बनाते हैं। फिर इनके जो बच्चे होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं, फिर धीरे धीरे छत्ता और बड़ा होता है, और बड़ा होता है। फाइनली इस फीमेल के पास भी अपना खुद का एक कॉलोनी होता है, बी कॉलोनी। तो इसका मतलब एक छत्ते में एक ही रानी होती है, और रानियां बाकियों से कम्युनिकेशन किससे करती हैं? केमिकल से। उन केमिकल्स का नाम है फेरोमोन्स। केमिकल्स का नाम होता है, आपने देखा होगा ना, दीवार पे जब चींटियां चलती हैं तो चींटियां एकदम सीधी कतार में चलती हैं, ऐसे उसी रास्ते को फॉलो करती है ना। चींटियां एक सीधी लाइन में चलती हैं, जैसे जा रही है तो ऐसे ही जाएंगी, उसी रास्ते में चलेंगी, क्योंकि जब चींटियां पैर रखती है तो उनके पैर रखने से दीवार पे उस जगह पे ये केमिकल चिपक जाते हैं। कौन से केमिकल? हाँ, हम तो बातचीत कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स ना स्मेल को फॉलो करते हैं, और वो स्मेल जिस केमिकल की है वो फेरोमोन्स होते हैं। तो फेरोमोन्स की मदद से मक्खियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। आपने देखा भी होगा कि अगर एक मधुमक्खी को मसल दिया हाथ से, तो बहुत सारी मक्खियाँ अटैक करने आ जाती हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा है, अलार्मिंग केमिकल्स बनाती हैं। तो कुछ समझ में आया आपको कि फीमेल जो हैं वो दो तरह की क्यों है, क्यों एक फर्टाइल है और दूसरी स्टेराइल है? चलो, अब हम इनके अंदर एक बहुत ही स्पेशल तरह का रिप्रोडक्शन देखते हैं, जिसको बोलते हैं पार्थेनो। ये क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है प्रोड्यूस करना, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है वर्जिन बर्थ। इसमें अगर एक फीमेल बच्चे को जन्म दे बिना किसी मेल पार्टनर के, ऐसे बच्चे की सिर्फ माँ होगी, उसका पिता नहीं होगा। मतलब फीमेल गिविंग राइज टू यंग वंस बट विदाउट हेल्प ऑफ एनी मेल पार्टनर। पिता नहीं इन बच्चों का, सिर्फ माँ है। और इस तरीके से बच्चे पैदा करने को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। इसको वर्जिन बर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्जिन बर्थ। पार्थेनोजेनेसिस को और क्या बोलते हैं? वर्जिन बर्थ। देखिए, अब जो फीमेल बी है, फीमेल क्वीन बी जो है, वो दो तरीके से रिप्रोडक्शन करती है। पहला तरीका तो इसके पास है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी मेल के साथ मीटिंग कर ले। तो अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, और दूसरा तरीका है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से ये सिर्फ मेल्स पैदा करेगी, पार्थेनोजेनेसिस से। तो कितने तरीके से रिप्रोडक्शन कर रही है? दो तरीके से, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा पार्थेनोजेनेसिस। अभी हम पूरा प्रॉपर समझाता हूं आपको कैसे होता है। देखिए, जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है फीमेल? डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड फीमेल है तो गैमीट कैसे बनाएगी? मियोसिस करके। क्या करके बनाएगी? मियोसिस करके गैमीट बनाएंगी। गैमीट्स कैसे होंगे बेटा? गैमीट्स होंगे हैप्लॉइड। अब इसी के साथ कोई मेल भी बड़ा हो रहा है, वो भी रेडी हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो बेचारा पहले से हैप्लॉइड है। तो मेल कैसे बनाएगा गैमीट? माइटोसिस करके। क्या करके? क्योंकि मियोसिस करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? डिप्लॉयड होना चाहिए, पर ये कैसा है मेल?
तो ये स्पर्म बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा? माइटोसिस। और माइटोसिस से तो वैसी सेल बनती है ना जैसी उसको खुद है, तो हैप्लॉइड सेल बन गई। अब ये फीमेल अगर इस मेल के साथ मीटिंग कर ले तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सिंगैमी, फर्टिलाइजेशन। अच्छा बताओ, एन और एम मिलके कितना होगा? इससे क्या पैदा होगी? इससे फीमेल पैदा होगी। क्या पैदा होगी इससे? नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस मेल का ये जो एग है ना, ये बिना इस मेल के डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यानी मेल फीमेल को ना मेल की मदद की जरूरत ही नहीं है, वो मेल को कह देगी तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। और खुद ही उसने अपने अंडे से एक बच्चा बना दिया। अब ये बच्चा कैसा होगा? ये बच्चा हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? इसी बच्चे को बोलेंगे ड्रोन। जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा और पूछेगा मेरा पापा कौन है, तो उसकी माँ इसके सर पे हाथ रख के क्या बोलेगी? तेरा कोई बाप। तो कैसे हुआ है? तो पार्थेनोजेनेसिस से हुआ है। कैसे हुआ है? तो पार्थेनोजेनेसिस से हुए बच्चों के बाप नहीं होते, उनकी सिर्फ माँ होती है। अब देखिए, ये जो बेटी है इसके तो पापा मम्मी दोनों है ना, इसके पापा भी है और इसकी मम्मी भी है। अब मान लो ये बड़ी होती है तो इसके शरीर में क्या होने लगेगा? बड़े होने पर क्या होगा शरीर में? मियोसिस से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड एग बनेंगे। कैसे एग बनेंगे? अच्छा, क्या सिर्फ यही बड़ी हो रही है, इसके बगल में कोई बड़ा नहीं हो रहा? हाँ, इसके बगल में भी तो बड़े हो रहे हैं मेल्स। और मेल कैसा है बेटा? हैप्लॉइड। मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे। कौन से प्रोसेस से? क्यों मियोसिस से क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड है। और माइटोसिस करके स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म कैसे होंगे बच्चों? अब दो ऑप्शन है फीमेल के पास, या तो ये फर्टिलाइजेशन कर ले, फर्टिलाइजेशन करेगी तो क्या बोलेंगे उसको? सिंगैमी करेगी तो एन और एन मिलके कितना हो जाएगा? यानी क्या पैदा होगी? फीमेल पैदा होगी। नहीं तो अपनी माँ की तरह इसको भी कह दे, क्या तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। अपने मेल पार्टनर को क्या बोल दिया इसने? और क्या कर लिया? पार्थेनो। पता है क्यों बोला इसने अपने मेल पार्टनर को? ये सिगरेट पीता था, कम था इसका, बोले तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। तो पार्थेनोजेनेसिस करके, हाँ एग्जाम्पल है। अब पार्थेनोजेनेसिस किया इसने तो इससे क्या पैदा हुआ? मेल। अब ये बहुत ही स्पेशल केस है। स्पेशल केस ऐसे कि यहाँ पे बाप का कभी बेटा नहीं होगा, बेटे का कभी बाप नहीं होगा। मतलब अ फादर कैन नेवर हैव अ सन कैन नेवर हैव अ फादर, बट ए ग्रैंडफादर कैन हैव ग्रैंडसन। मतलब नाना का नाती हो सकता है, नाती के नाना हो सकते हैं। देखो जरा कैसे, देखो ये एक जनरेशन है, ये एक जनरेशन है, ठीक है। ये दूसरी जनरेशन हो गई, ये होगी ना दूसरी जनरेशन, और ये होगी तीसरी जनरेशन। ध्यान से देखो, इनको थोड़ा सा इधर लगाना पड़ेगा। तो देखो ये बाप बना, फादर बना ये, लेकिन इसको बेटा हुआ या बेटी हुई? इसको बेटी हुई। तो फादर कैन नेवर हैव अ सन, फादर की क्या हुई? डॉटर। उसी तरह ये बेटा हुआ है, लेकिन अ सन कैन नेवर हैव अ फादर, सन की सिर्फ क्या होगी? मदर। लेकिन इधर देखिए, ये जो मेल बी है इसकी बेटी का बेटा हुआ है, यानी इसका नाती हुआ है। सो ग्रैंडफादर कैन हैव एंड ग्रैंडसन्स कैन हैव। तो इसको इसी तरीके से बोलते हैं, अ फादर कैन नेवर हैव अ सन कैन नेवर हैव अ फादर, बट ए ग्रैंडफादर कैन हैव ग्रैंडसन एंड ग्रैंडसन्स कैन हैव ग्रैंडफादर। आया समझ में? इस स्पेशल टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये किस में देखने को मिलता है हमको? हनी बी के केस में। तो हनी बी की बी कॉलोनी में कितनी तरह की बीज है? 3 तरह की। मेल है और क्वीन और वर्कर। मेल जो है उनको बोलते हैं ड्रोन्स। फीमेल 2 तरह की है, फर्टाइल और स्टेराइल। फर्टाइल फीमेल कौन है? क्वीन बी। स्टेराइल कौन है? वर्कर बी। आया समझ में इतना? चैप्टर पूरा हो गया। अब जरा इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो इसके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पढ़ना पढ़ो लाउडली। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये इवेंट्स बताने कौन कौन से फेज में होंगे सेल साइकिल के। पहला इवेंट पढ़ो, क्या है? क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पे आ गए। कौन सा फेज बच्चों? हाँ कौन सा फेज होता है ये जिसमें सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं? मेटाफेज होता है।
अगला सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। कौन सा फेज है ये? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम सेपरेट, एनाफेज भूल जाते हो। नेक्स्ट पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। बताओ, पेयरिंग जाइगोटियम, पेयरिंग किस में होती है? और पेयरिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। पैकाइटीन, क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होती है? पैकाइटिन। पैकाइटीन को और क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। अगला डिस्क्राइब द फॉलोइंग। हो गया, चारों पॉइंट हो गए। और देखो इसमें कोई क्वेश्चन अटक रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एनालाइज द इवेंट ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड नोटिस द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट। ये तो वही है जो आपके लिए सेल साइकिल बनाई थी, याद है? सेल साइकिल सुनना आया था ना ऐसा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और अच्छा सेल कैसी बता रहे हैं? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड सेल बता रहे हैं। प्रेरणा लाउडली पढ़ना एक बार क्वेश्चन दोबारा से। Analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change. First है number of chromosomes n per cell. Second है amount of DNA content C per cell. ठीक है, तो अगर सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए है C, ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम है n, तो शुरू में तो ऐसे ही रहेगा NC, लेकिन चेंज होके क्या हो जाएगा? जीवन फेज में कोई चेंज होगा? नहीं, ये NC ही रहेगा। फिर कितना हो जाएगा? N2C। S फेज है ना, S फेज में डीएनए डबल होता है। G2 फेज के बाद क्या रहेगा? N2C, लेकिन यहाँ पे आते अलग हो जाएगा, NC और NC। समझे? यानी ओनली क्या चेंज होगा? अमाउंट ऑफ डीएनए। क्या चीज सेम रहेगी? नंबर ऑफ Chromosomes. क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है 13, डिस्कस विद योर टीचर अबाउट, पढ़ना जरा क्या लिखा है? टीचर अबाउट Haploid insect and lower plants where cell division occurs, and some haploid cells in higher plants where cell division does not occur. कुछ ऐसे सोशल इंसेक्ट, मतलब कुछ ऐसे कीड़े बताओ जिनमें हैप्लॉइड सेल में सेल डिवीजन होता हो। तो उसका एग्जांपल है ड्रोन। ड्रोन जो है मेल बी, उसके स्पर्म तो माइटोसिस से बनते हैं ना, तो वो एग्जांपल हो गया सेल डिवीजन इन कौन सी सेल? हैप्लॉइड सेल। नेक्स्ट Some haploid और लोअर प्लांट बोल रहा है, तो लोअर प्लांट में आपको याद कर लेना है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट। उनमें क्या होता है? स्पोर्स माइटोसिस करके गमीटोफाइट बनाते हैं। गमीटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी तो है। नेक्स्ट